नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट ISPCS में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सिलॉक्स का ही पार्ट 4, जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 इन चारों से संबंधित जो टाइप होंगे, जो प्रश्न होंगे, उनको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे सिलॉक्स का जो चैप्टर है वो एग्जाम में गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में वो क्या चार टाइप का जो एक्सेप्शनल केस है उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे जैसा कि आज का टॉपिक ही है आपका सिलॉग्स। ठीक है, ये आपका चौथा वीडियो होगा जो कि सिलोजिज्म से संबंधित होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा एक टॉपिक छूटे जिसकी वजह से आपका एग्जाम में उस क्वेश्चन को आप सॉल्व ना कर पाए, इसलिए मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ और हर एक टॉपिक का अलग अलग मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, जिससे कि चीजें काफी ज्यादा आपके लिए आसान और सरल हो जाए। तो अगर मैं लूँ आज में जैसे कि टाइप 1 में लेता हूं सबसे पहले, जो कि सिलॉक्स का है, जो कि एक्सेप्शनल केस है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मतलब वो ऐसा केस है जो सही होते हुए भी गलत हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि आखिर में वो क्या है, जिससे सिलॉक्स में ऑल सम नो सम नॉट को तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन साथ में इन जो चार टाइप है इसको भी ध्यान में हमें रखना है। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 में जैसा कि मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, काफी आसान है, बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगा समझने में। जैसा मैं लिख रहा हूँ कि ऑल ए आर बी, दूसरा मैं लिख रहा हूं नो बी इज सी। अच्छे से देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ऑल ए आर बी, आप डायग्राम से काफी वाकिफ हैं कि कौन सा ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा, सम का डायग्राम कैसे बनेगा, नो का डायग्राम कैसे बनेगा, सम नॉट किस केस में होगा, सम नॉट किस केस में नहीं होगा, वो सारा चीज ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, ऑल ए आर बी डायग्राम बन गया। नो बी इज सी, नो बी इज सी यानी बी और सी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या चीज का है, नो का है। ठीक है, अब इसका जो पॉसिबल कंक्लूजन जो है वो क्या क्या हो सकता है। पहला अगर मैं लिखूं कि ऑल ए आर बी, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, रीस्टेटमेंट है। दूसरा सम ए आर बी, ये सही हो जाएगा। तीसरा ऑल बी आर ए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नीचे से जब ऊपर रिलेशन जाएगा तो ओनली क्या होगा, वहां पे ओनली जो रिलेशन होगा वो सम का होगा, वहां पे जो रिलेशन है वो ऑल का नहीं होगा, उस हिसाब से ये गलत हो गया। चौथा अगर मैं लिखूं सम बी आर ए, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 के बाद मैं लिख रहा हूं पांचवा नो बी इज सी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये रीस्टेटमेंट हो गया। छठा नो सी इज बी, ये करेक्ट है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जब मेरा रिलेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाए तो भी नो होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आए तो भी हमारा जो रिलेशन होगा वो नो ही होगा। इस कंडीशन में नो क्यों नहीं राइट हुआ, क्योंकि ये रीस्टेटमेंट में चला गया। नो सी इज बी, ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। इसको छोड़ करके और जो दो मैं स्टेटमेंट, जो दो कंक्लूजन लिखने जा रहा हूं उसे आप ध्यान में रखना है। इतना तो आपको पता ही है, इससे इन सब चीज से तो आप वाकिफ हैं ही, ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस भी हो चुका है, लेकिन अभी मैं जो दो कंक्लूजन एक्स्ट्रा लिखूंगा उसे ही आपको ध्यान में रखना है। यही वजह है कि जिस वजह से वो क्या चला गया, वो एक्सेप्शनल केस में चला गया। तो वो दो कंक्लूजन क्या है ये तो आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, नंबर 5 6 हो गया। नंबर 7 नंबर कंक्लूजन में यहां लिख रहा हूं कि नो ए इज सी, और नंबर 8 लिख रहा हूं मैं नो सी इज ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, हमारा डायग्राम यह है। बी का सी से जो रिलेशन है वो नो का है। ठीक है, बी का सी से जो रिलेशन है वो क्या चीज का है, नो का है। ध्यान दीजिएगा, जब बी का सी से रिलेशन नो है तो अंदर में जो भी रहेगा उन सबके साथ जो रिलेशन होगा वो नो का होगा। ऐसा किस लिए, क्योंकि अगर बी जो है, ठीक है, ये घर है मान लीजिए, अगर यहाँ पे पूरी तरह से अगर पानी भरा हुआ है तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब इसमें भी क्या होगा, धीरे धीरे करके पानी भर जाएगा। यानी बी का जो सी से रिलेशन अगर नो का है तो अंदर में जो भी रहेगा वो रिलेशन नो ही हो जाएगा। कहने का मतलब यह एक डायग्राम में बना रहा हूं यहाँ पे, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर सी, और यहाँ पे बात कर रहा है कि नो सी इज डी, सी और डी के बीच में जो रिलेशन है वो नो का है। इसका मतलब यह हुआ कि जब सी के साथ ही डी का रिलेशन नो है तो अंदर में कुछ भी रहेगा उसके साथ भी जो रिलेशन होगा वो नो ही का होगा। उस आधार पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो ए इज सी, नो ए इज सी, तो ये गलत होते हुए भी सही हो गया, और दूसरा लिखा हुआ है नो सी इज ए, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। इसी को बोलेंगे हम लोग एक्सेप्शनल केस। आपको इसी को क्या करना है, टाइप 1 में आपको ध्यान में रखना है,
जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि गलत होने के चांसेस रहते हैं, जो गलत ना हो। वापस से हम एक बार देख लेते हैं। डायग्राम है हमारा ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर सी। यहां बोल रहा है नो सी इज डी, सी और डी के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, नो का दिया हुआ है, ठीक है। तो रिलेशन जो है नो का दिया हुआ है, तो यानी कि सी का जो डी से रिलेशन है वो नो का है, तो अंदर में कुछ भी रहे, ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाले से टच है, ध्यान दीजिएगा, ये इससे टच है ना, सी और डी के बीच में रिलेशन नो का दिखा रहा है, तो अंदर में कुछ भी क्यों न दिया रहा है, उन सबके साथ रिलेशन क्या होगा, नो का ही होगा। अगर बात कर रहा है नो सी इज डी, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अगर बोल रहा है नो सी इज डी, ये तो रीस्टेटमेंट है इसलिए गलत हो गया। नो डी इज सी, तो ये आपका करेक्ट होगा। अगर बात करें नो ए इज डी, ये भी सही होगा। अगर बात करें नो डी इज ए, वो भी सही होगा। नो डी इज बी, ये भी सही होगा। नो बी इज डी, वो भी सही होगा। यानी कि कहने का मतलब है, वापस से एक बार और देख लीजिए आप, ऑल ए आर बी, ठीक है, बी का सी के साथ जो रिलेशन है बाहर वाले के साथ पूरी तरह से नो है, तो अंदर में जो भी रहेगा उन सबके साथ जो रिलेशन होगा वह नो ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप 1 जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि किस आधार पर इसे टाइप 1 और एक्सेप्शनल केस क्या है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं जा रहा हूं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2, फिर बाद में हम लोग कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा टाइप 1 में ये क्यों है, ये टाइप 2 ही क्यों है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ऑल ए आर बी, नो ए इज सी। डायग्राम बना रहा हूं मैं, ऑल ए आर बी, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, नो ए इज सी। ए और सी के बीच जो रिलेशन है वो क्या चीज का है, नो का है। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल के तौर पे लूं कि अगर मान लीजिए मिस्टर ए है, आप अच्छे से समझिए, ठीक है, और ये मिस्टर बी है। ठीक है, मिस्टर ए का जो एक सन है उसका नाम है आपका, उसका मान लीजिए नाम है आपका एक्स, ठीक है, और मिस्टर बी का एक सन है उसका नाम है वाई। ठीक है, दोनों सन, दोनों, अगर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला जो केस था उसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या है, आपस में दुश्मनी है, चीजों को समझिएगा। ठीक है, इन दोनों में आपस में क्या है, दुश्मनी है। तो मिस्टर ए का जो बेटा है एक्स और मिस्टर बी का जो बेटा है वाई, अगर ये लोग दोनों आपस में अगर बातचीत करेंगे तो इसके पिताजी इसके पिताजी अपने बेटे को डांटेंगे कि नहीं तुम मुझसे बात मत करो क्योंकि इसके पिताजी से मेरा बातचीत नहीं है। ठीक है, यानी कि जब पिता के साथ ही, ध्यान दीजिएगा, जब सी के साथ ही डी का रिलेशन नो है तो अंदर में कुछ भी रहे उन सबके साथ भी रिलेशन क्या होगा, नो का ही हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस डायग्राम में हम लोग क्या देखेंगे, इस डायग्राम में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर x और y के बीच में दुश्मनी है, ठीक है, ये लोग दोनों एक दूसरे से एकदम कट्टर दुश्मन है, बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये लोग अगर, और इनके पिताजी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, तो ये जाके अपने पिताजी से ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मेरा दुश्मन एक्स से मेरा दुश्मन है, एक्स से मैं बात नहीं करता, इसलिए पापा आप बी जो है आप ए से बात मत कीजिए। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए, ये दोनों क्या करेंगे, फिर अपने बेटे को समझाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं करते, झगड़ते नहीं है, ठीक है, आपस में भाईचारा बना करके रखो। तो मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि अगर पिता के बीच में अगर दुश्मनी है तो पिता अपने दोनों बेटों को मना करते हैं कि आप दोनों दूसरे से बात मत करो। लेकिन अगर दोनों बेटे के बीच में अगर दुश्मनी है तो वो अगर पिता को कहते हैं तो पिता बाध्य नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को दोस्ती क्या करे, वो तोड़ दे, बल्कि वो क्या करेंगे, अपने बेटे को ही समझाएंगे। ठीक वही केस यहाँ पर है, ऑल ए आर बी, नो ए इज सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है नो का ए और सी के बीच में है। ठीक है, दोनों बच्चा है ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ए और सी के बीच में रिलेशन जो है वह नो का है, बी के साथ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसका अगर मैं कंक्लूजन लिखूं, कंक्लूजन नंबर 1 लिखूं कि ऑल ए आर बी, रीस्टेटमेंट गलत हो गया, सम ए आर बी सही हो जाएगा, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए ये गलत हो जाएगा क्योंकि नीचे से जब ऊपर रिलेशन जाएगा तो सम होगा, ऑल नहीं होगा, सम बी आर ए ये भी क्या है, बिल्कुल भी सही है। नो ए इज सी, रीस्टेटमेंट गलत है, नो सी इज ए, नो सी इज ए ये बिल्कुल भी करेक्ट है। और वहीं यहाँ पे लिखा रहता कि नो सी इज, नो सी इज, नो सी इज बी, तो ये गलत हो जाता क्योंकि बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है, दुश्मनी दोनों बच्चों के बीच में है, इसमें पिता का कोई दोष नहीं है। ठीक है, पिता का इससे कोई मतलब नहीं है, इस वजह से बी और सी के बीच में जो रिलेशन अगर नो सी इज बी बोल रहा है तो वह गलत हो जाएगा। सेम उसी तरह से तीसरा नंबर अगर मैं लिखूं
कि नो बी इज सी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बी और सी के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। ये पूरा अगर एक कमरा है, ठीक है, ये अगर एक पूरा कमरा है, पानी अगर इसमें भरा हुआ है या फिर रूम का कमरे का जो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा गंदा है, तो जरूरी नहीं है कि यह भी हिस्सा है पूरा गंदा होगा। ये अगर पानी से भरा हुआ है तो इसे क्या किया जा सकता है, पानी निकाल के फेंका जा सकता है, ठीक है, आसानी से साफ किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरा इसे भरने में टाइम भी लगेगा, ठीक है ना। तो ये हिस्सा गंदा है, इसलिए क्या हो गया, या फिर ये हिस्सा इस हिस्से से जुड़ा हुआ है, इसलिए ए और सी के बीच में जो रिलेशन है वो नो का है, बी का इससे कोई संबंध नहीं है। यही वजह है कि नो बी इज सी लिखा रहेगा तो गलत होगा, नो सी इज बी लिखा रहेगा तो भी गलत होगा। उम्मीद करता हूं कि टाइप 1 और टाइप 2 आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं और दोनों में कंपैरिजन करते हैं। पहला जो डायग्राम था यानी कि टाइप 1 था, वह था आपका ऑल ए आर बी, नो बी इज सी। दूसरा डायग्राम क्या था, ऑल ए आर बी, ठीक है, नो ए इज सी। दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है। यहां बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, यानी बी के अंदर ए आता है, इसलिए इसके साथ अंदर में कोई भी रहे उसके साथ भी रिलेशन नो का होगा। अगर कंक्लूजन लिखा हुआ है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि चीजें आपको कंफ्यूज ना, आप क्लियर हो, लिखा हुआ है कि नो ए इज सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगर लिखा हुआ रहता नो सी इज ए, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही केस में अगर कंक्लूजन में अगर लिखा हो नंबर 1 कि नो बी इज सी, ये गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा होता कि नो सी इज बी, तो ये भी क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। रीस्टेटमेंट हमको इसमें भी ध्यान में रखना है, रीस्टेटमेंट हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि रीस्टेटमेंट से संबंधित जो चीज है वो हर एक केस में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो एक्सेप्शनल केस हो, ऑल हो, नो हो, सम नॉट हो, या फिर पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो, ठीक है। उसमें हमको इसका बखूबी से ध्यान रखना है कि रीस्टेटमेंट, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, स्टूडेंट लोग ये गलती करते हैं कि कॉन्फिडेंट के चक्कर में क्या होता है कि वो रीस्टेटमेंट चेक करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो गलती हो जाता है और आंसर जो है मार्क्स उनका जो निगेटिव में चला जाता है। इसका आप बखूबी से ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप 1, ठीक है, ये आपका टाइप 1 था, ठीक है, टाइप 1 था, और ये आपका टाइप 2 का डायग्राम था, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ, ठीक है। टाइप 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण तो सभी है, क्योंकि हर एक टॉपिक से किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जाएगा ये हम कह नहीं सकते। आपको चीजों को अच्छे से जानना जरूरी है। एक ही चैप्टर सीखिए, 10 अगर मैथ्स का चैप्टर है तो आप उसमें से 6 ही सीखिए, या 7 ही चैप्टर सीखिए, 2 चैप्टर स्किप कर दीजिए, लेकिन वो पूरा 6 का या फिर 7 चैप्टर आपको पूरे अच्छे से प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो या फिर वो रीजनिंग हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टाइप 3, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चैप्टर को हम लोग छोड़ के जाते हैं वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो स्किप ना ही करें तो अच्छा है, चीजों को सीख लें, ठीक है ना। एग्जाम में रिस्क लेने से अच्छा है कि आप थोड़ी सी मेहनत पहले ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। टाइप 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काफी आसान है, ठीक है। सिलॉग्स, इसमें हम लोग को 3 चीज का ध्यान में रखना है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, काफी आसान है यह। यहाँ पे अगर मैं लिखूं ऑल, यहाँ लिखूं नो, और यहाँ पे लिखूं मैं सम, ठीक है। यहाँ सम नॉट का आवश्यकता नहीं है टाइप 3 में, ऑल नो और सम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा फिर सम नॉट में जब दिया रहेगा तो, ठीक है। आइदर और से आप लोग पूरी तरह से वाकिफ हैं। ऑल के लिए लिखा रह सकता है क्वेश्चन में 100%, नो के लिए लिखा रह सकता है 0%, और सम के लिए लिखा रह सकता है आपका 1% से लेकर के 99.99% तक। कुछ भी लिखा रहे उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब आपका सम ही होगा, ठीक है। ऑल का मतलब क्या है 100%, नो का मतलब क्या है 0%, और सम का मतलब क्या है 1 से लेकर 99.99% तक कुछ भी लिखा रहे उस सब का मतलब क्या है, सम है। तो किस आधार पर ये चीजें क्लियर हो गई, ऑल 100%, नो 0%, 1 से लेकर 99.99% तक कुछ भी लिखा हो सबका मतलब आपका सम ही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस आधार पे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाइप 3, स्टेटमेंट दिया हुआ है 100% ए आर बी, 58% बी आर सी, 0% सी इज डी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, 100% का बात कर रहा है यानी कि ये ऑल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ 0% लिखा हुआ है यानी कि ये बात कर रहा है आपका नो के बारे में। या 58% लिखा हुआ है, मैंने जैसा कि बताया 1 से लेकर 99.99% तक कुछ भी लिखा हो सबका मतलब क्या है, सम है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, 100% ए आर बी, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑल ए आर बी,
58% बीआरसी यानी कि सम बीआरसी, 0% सी इज डी यानी कि नो सी इज डी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? कंक्लूजन अगर मैं लिखूं यहां पर नंबर 1 कि ऑल ए आर बी, ध्यान दीजिएगा, ऑल ए आर बी रीस्टेटमेंट है नहीं है। रीस्टेटमेंट के लिए क्या होता, जब अगर यहां पे लिखा होता 100% ए आर बी, तब इस कंडीशन में ये रॉन्ग होता, क्योंकि रीस्टेटमेंट का मतलब होता है कि सेम स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन में होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, हम जानते हैं कि 100% का मतलब ऑल होता है, लेकिन यहाँ पे ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में यह करेक्ट हो जाएगा। कब ये गलत होगा? जब 100% सेम स्टेटमेंट जब कंक्लूजन में लिखा हो। इस अगर ऐसे लिखा होता तो ये गलत हो जाता। सेम वही केस में ऑल ए आर बी सही होगा, सम ए आर बी सही होगा, ऑल बी आर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जब रिलेशन ऊपर जाता है तो वहां पे ऑल नहीं बल्कि सम होगा, तो सम बी आर ए करेक्ट है। फिर उसी तरह से सम बी आर सी बिल्कुल सही होगा। नंबर तीसरा अगर मैं लिखूं, अगर यहाँ पे लिखा होता कि सम बी आर सी, तो ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 58% बीआरसी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सम बीआरसी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से लिखा हुआ है, अगर चौथा नंबर अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि नो सी इज डी, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 0% सी इज डी लिखा हुआ है। पांचवा नंबर अगर यहाँ लिखा होता कि नो डी इज सी, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि नो डी इज सी, नो डी इज सी हो ही रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि रिलेशन अगर वेस्ट से ईस्ट जाए या फिर ईस्ट से वेस्ट जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, नो ही होगा। लेकिन ये नो रीस्टेटमेंट वैसे गलत हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 0% लिखा हुआ है, नो सी एस डी नहीं लिखा हुआ, इसलिए क्या हो गया, यह करेक्ट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप चीजों को कंपेयर कर पा रहे होंगे कि कहाँ मेरा गलत है और कहाँ मेरा सही होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? और वही चीज अगर यहाँ पे लिखा होता कि ऑल सम ए आर बी सी, गलत, क्योंकि ए और सी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। नो ए इज सी नहीं है, नो सी इज ए नहीं है। क्लियर है? अगर लेकिन यहीं पे लिखा होता कि सम बी आर नॉट डी, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे छठे नंबर में लिखूं कि सम बी आर नॉट डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि बी और सी मिल करके आपस में क्या बना रहे हैं, सम। हम बोल सकते हैं ना कि सम बी आर, ये बी यहां लिखा हुआ है, इस बी को यहां लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सम बी आर नॉट डी, रास्ता एकदम साफ है, ये आसानी से डी के पास जा सकता है। तो उस कंडीशन में या मेरा सम बी आर नॉट डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वही सेम चीज अगर डेसिमल में दिया होता तो स्टेटमेंट 100% कॉपी आर बुक, ठीक है, 97.36% बुक आर पेन, 87.88% पेन आर पेंसिल, 0%, ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसे भी एग्जाम में लिखा रह सकता है कि 0.5% पेंसिल आर इरेजर। ठीक है, तो हमारा डायग्राम क्या होगा, देखिए 100% कॉपी आर बुक लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ऑल कॉपी आर बुक। दूसरा 97.36% लिखा हुआ है, इसका मतलब सम होता है, यानी कि सम बुक आर पेन। अगला 87.88% पेन आर पेंसिल, इसका भी मतलब क्या हो गया, आपका सम हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका पेंसिल। अगला लिखा हुआ 0.5%, ध्यान दीजिएगा, अगर 0% लिखा होता तब इसका मतलब नो होता, लेकिन वहां लिखा हुआ 0.5%, यानी कि 0% से अधिक है, 0% से अधिक है, तब यहाँ पे ये भी, इसका भी रिलेशन किससे हो गया, इसका भी रिलेशन हो गया हमारा सम से। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है 0.5%, ये दर्शा रहा है कि ये क्या है, ये सम है, यानी कि सम पेंसिल आर इरेजर, यानी कि हम यहाँ पे क्या बना देंगे, इरेजर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको डायग्राम के साथ साथ ये जो परसेंटेज वाला है पोर्शन, 100%, 0%, 1 से लेकर 99.99% तक, या फिर 0% से अधिक अगर कुछ भी दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब आपका सम होता है। 1 से लेकर 99.99% तक तो है ही, लेकिन साथ में 0% से अधिक अगर है, 0.5 लिखा हुआ है, 0.56% लिखा हुआ है, या फिर 0.568% लिखा हुआ है, ठीक है, इन सब का मतलब आपका क्या हो जाएगा, इन सब का मतलब हो जाएगा आपका सम। ठीक है, तो चीजें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। टाइप 3 पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है, अब बच गया आपका टाइप 4।
ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है, केवल उसी के केस में रिवर्स केस होता है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, वापस से देख लेते हैं शुरू से, ठीक है। टाइप 1 ऑल ARB नो BSc, इसका सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप ये वाला डायग्राम देखें ताकि आप कंपेयर कर पाए, ठीक है ना। ऑल ARB, ठीक है, नो BSc, बी और सी के बीच में नो है, मतलब अंदर में जो भी होगा इन सबके साथ जो रिलेशन होगा वो नो का होगा। लेकिन वही अगर बात कर रहा है कि आपका नो ASc, तो केवल अंदर वाले के साथ ही नो का रिलेशन होगा, इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई नो का रिलेशन, इसके साथ किसी प्रकार का कोई नो का रिलेशन नहीं होगा। ये टाइप 2 हो गया। टाइप 2 के बाद हम लोगों ने टाइप 3 देखा, ऑल का मतलब 100%, नो हो गया 0% और सम 1 से लेकर 99.99%। आगे हम लोगों ने इससे संबंधित प्रश्न देखा, 100% का मतलब ऑल होता है, 58% का मतलब सम होता है और 0% का मतलब नो होता है। यही क्वेश्चन अगर आपका डेसिमल में दिया हो, तो डेसिमल में दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका भी मतलब सम है, इसका भी मतलब सम है और इसका भी मतलब सम है। केवल 100% लिखा हो उसका मतलब ऑल है, 0% लिखा रहे उसका मतलब नो है, बाकी कुछ भी लिखा रहे परसेंटेज में हो या नंबरिंग में हो, उन सबका संबंध जो है आपका किससे होगा, सम से ही होगा। उम्मीद करता हूं ये सभी पोर्शन टाइप 1 टाइप 2 और आपका जो टाइप 3 है वो पूरे अच्छे तरह से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ, जो कि अंतिम टाइप है, ठीक है, टाइप 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह न केवल सिविल सर्विसेज के पर्पज से, ना ही यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट का जो पेपर 2 है उसके संबंध से, बल्कि आपका बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, सिलॉक्स पूछा ही जाता है। इसलिए इस पर्पज से आप इसे जरूर वीडियो को देखिए और इसको समझिए ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सब नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस जैसे ही खत्म होगा मैं चला जाऊंगा फिर पॉसिबिलिटी केस में, ठीक है। टाइप 4, टाइप 4 में हमको क्या जानना है, टाइप 4 में एक है आपका ओनली, ठीक है, ये टॉपिक ही है ओनली, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस ओनली का मतलब ऑल होता है, ठीक है, लेकिन ऑल जो होता है वह रिवर्स केस में होगा, ठीक है। अब ये ओनली के केस में होगा प्लस रिवर्स, रिवर्स केस क्या है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर स्टेटमेंट में लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ओनली, ओनली का मतलब ऑल होता है, लेकिन ऑल जो होता है वो क्या होता है, वो रिवर्स केस हो जाएगा। कैसे, ओनली ARB, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ओनली आपका, उसका मतलब ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब होता है आपका ऑल, ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब होता है ऑल, लेकिन क्या होगा इसके साथ रिवर्स केस होगा। ओनली ARB इसका मतलब क्या होगा, ऑल ARB, लेकिन जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो उल्टा डायग्राम बनाएंगे, ऑल BRA, यही है इसका रिवर्स केस, ठीक है, जो कि इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, रिवर्स केस, ठीक है। ओनली ARB लिखा है, ओनली का मतलब ऑल होता है, लेकिन जब डायग्राम बनाएंगे तो ये उल्टा बनेगा डायग्राम, ऑल BRA, ठीक है। यानी कि अगर मेरा कंक्लूजन में लिखा हो, कंक्लूजन नंबर 1 लिखा हो कि ऑल BRA, बिल्कुल सही, क्योंकि ये रीस्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे ऑल BRA लिखा हुआ, यहाँ लिखा ओनली ARB। जब यहाँ पे लिखा होता, यहाँ लिखा होता कि ओनली ARB, तब ये रीस्टेटमेंट होता, तब ये गलत होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऑल BRA सही है। तीसरा, सम BRA बिल्कुल करेक्ट। चौथा, ऑल ARB, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल ARB होगा ही नहीं, क्योंकि नीचे से जब रिलेशन ऊपर जाएगा तो वहां केवल सम होगा, वहां ऑल बिल्कुल भी नहीं होगा। चौथा, पांचवा के बाद अगर लिखा रहे कि सम ARB, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओनली का मतलब ऑल होता है, ऑल का संबंध किससे है, पॉजिटिव से है, तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, चाहे वो नो दिया हो या फिर सम नॉट दिया हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ओनली भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ओनली बुक आर टुक, ओनली टुक आर कुक, ठीक है, ये क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ओनली बुक आर टुक, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल बुक आर टुक, लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स केस होगा, यानी कि ऑल टुक आर क्या हो जाएगा आपका, बुक, क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओनली टुक आर कुक, यानी कि ऑल टुक आर कुक, लेकिन जब डायग्राम बनेगा तो क्या होगा, ऑल कुक आर टुक,
तो ऑल कुक आर टुक के लिए हमको कुक को कहाँ बनाना होगा, इसके अंदर बनाना होगा। यानी कि इस डायग्राम को अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुक ऐसे होगा, कुक के अंदर आपका होगा टुक, और टुक के बाहर में होगा आपका बुक। किसी प्रकार का कोई दिक्कत देख लीजिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वापस से इस वीडियो को वापस से डाल दूंगा, एक दो एग्जांपल और लेके आपको अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से समझिएगा। ओनली नंबर 1, नंबर 2, ओनली बुक आर टुक, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल टुक आर बुक, तो ऑल टुक आर क्या हो गया आपका, बुक हो गया। अगला ओनली टुक आर कुक, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल कुक आर टुक, तो ऑल कुक आर टुक बनाने के लिए तो कुक को इसके अंदर बनाना होगा, तो मेरा डायग्राम क्या बनेगा, एक्चुअल डायग्राम, ये कुक हो गया, ये हमारा टुक हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, बुक हो गया। मतलब इस डायग्राम को मैंने क्या किया, सही तरीके से इसको लिखा है, ठीक है। सेम डायग्राम है, बस इसको क्या किया है मैंने, थोड़े बड़े रूप में, बड़े आकार में लिखा है, ताकि चीजें आपको गलती ना हो, रिलेशन वही करना है, सेम फंडा है, ठीक है। रिलेशन जब ऊपर से नीचे आए तो ऑल प्लस सम दोनों होगा, जब रिलेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो रिलेशन हमारा केवल और केवल सम का ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है सिलोजिज्म का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और ये टाइप 4 जो है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं वापस से इसको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।